सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग देखें तो दीवाने बिजारत, ये वजीर का विभाग था। किसका था? वजीर का विभाग था। ये वित्त संबंधी लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन द्वारा स्थापित था। ये दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन द्वारा स्थापित था। ये सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण आदि ये काम करता था। दीवाने रिसालत विदेशी विभाग धार्मिक विभागों के बारे में था। ठीक है, विदेशी विभाग या धार्मिक विभाग देखता था कि विदेशी संपर्क एवं कार्य करता था। दीवाने इंसा या दीवाने अशरफ ये शाही सचिवालय था। शाही सचिवालय शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसवीदे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों को पत्र भेजना। दीवाने को ही ये कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। कृषि भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी को सुदृढ़ करना, ये काम था इसका। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित हुआ था। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित था। बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूलना, ये सब इसका काम था। दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया पेंशन विभाग। दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करना, ये इसका काम था। दीवाने इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। दासों की संख्या में वृद्धि करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये इसका काम था। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी थे, उनके कार्य। आरिजे ममालिक क्या था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य था। आरजे ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य था। सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों का प्रधान था। सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों का प्रधान था। वकीले दर यह राजा को व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। वकीले दर यह राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। बरीदे ममालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख। बरीदे ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। ये मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। मुतसर्रिफ क्या था? कारखानों की देखभाल, नियंत्रण, हिसाब का लेखा जोखा तैयार करने वाला था। अमीर आखुर असुसाला का प्रधान। कारकून भूमि कर का हिसाब रखने वाला। अमीर हाजिब था, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। अमीर हाजिब क्या था? दरबारी शिष्टाचारों को लागू करता था। अमीर बहर आंतरिक नौकायान जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर बहर आंतरिक नौकायान जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर तुजुक उत्सवों के आयोजन का अधिकारी था। साहने मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। साहने मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। साहनी पील हाथियों की सेना का प्रमुख था। शाहे जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। साहनी पील हाथियों की सेना का प्रमुख था और शाहेनजार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। उसके बाद सल्तनत कालीन को शब्दावली हैं तुम्हारी प्रमुख, वो देखें हैं। अबवाब अतिरिक्त यह गौड़कर था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए गौड़कर लगाए जिसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। उदाहरण स्वरूप घरई है, चराई है आदि। ये अबवाब मतलब था अतिरिक्त यह गौड़कर थे। जैसे तुम्हारा घरई, चराई ये सब थे तुम्हारे अलाउद्दीन अतिरिक्त कर लगाए थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ख़त्म कर दिया था। फवाजिल क्या है? राजस्व का अधिशेष। फवाजिल का मतलब राजस्व का अधिशेष। खिदमत का मतलब है पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व कर। खिदमत का मतलब है पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व कर। महसूल भू राजस्व का अनुमान। महसूल है भू राजस्व का अनुमान। हके खोती का मतलब है किसानों से लगान वसूल कर खूत, मुकदम व चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारी दीवान वजारत में राजस्व जमा करते थे। इस परिश्रम के एवज में उन्हें लगान का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था। ये सब हके खोती के अंतर्गत आता था। निरखे फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य था। निरखे फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य। वफ़ाए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार। इक्ते ताम्लिक
ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने पाई जाती थी। इख्ते तामलिक, ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने माइंस पाई जाती थी। तरकात, बलबन द्वारा इख्तेदारों से जब्त भूमि थी ये। तरकात क्या थी? बलबन द्वारा इख्तेदारों से जब्त भूमि थी। हके दीवानी राजकोषी मांगे, हके दीवानी राजकोषी मांगे। अब सल्तनत काल का एक कर प्रणाली थी, जैसे तुम्हारा 4 कर मान थे, से शरीयत के अनुसार 4 कर मान थे, से जजिया था। एक गैर मुसलमानों से संरक्षित प्रजा जिसकी हैसियत से लिया जाता था, उनकी आय के अनुपात में होता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, जजिया, ठीक है। ज़कात था, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था, ठीक है। धार्मिक कर को सदका भी कहा जाता था। इसका उपयोग लोगों के कल्याण हेतु किया जाता था। वस्तुतः यह एक प्रकार का संपत्ति कर था जिसकी दर सामान्यतः 2.5% थी। कितनी? 2.5% थी। खुम्स क्या था? खुम्स या खम्स भी लिखा रहता है। यह लूट या युद्ध से प्राप्त धन था। इसे गनीमा भी कहा जाता था, गनीमा भी। नियमतः इससे संपत्ति में सुल्तान को 1/5 भाग और सैनिकों को 4 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को उलट कर दिया। अब तो सुल्तान का भाग हो गया 4/5, सैनिकों का भाग बचा 1/5। खराज क्या था? एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था, गैर मुसलमानों से। इसकी दर थी 1/5 से 1/3 थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत द्वारा मान्य सबसे उच्च दर 1/2 कर दी। मतलब आधा कर ले लेते थे खराज में गैर मुसलमानों से, ठीक है। भू राजस्व कर था। उसके बाद तुम्हारा था ये क्या, अन्य कर था उच्र। उच्र क्या था? तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, जिसकी दर 1/10 होती थी। ये सिंचाई कर था उच्र, ठीक है। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की तुलना में कृत्रिम विधि से सिंचित भूमि से अधिक कर लिया जाता था। हके सर्व, हके सर्व क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर था। अब सल्तनत काल को सिक्के देखें। मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए। दिहली, दिहली नाम का सिक्का, इसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी ने चलाया था दिहली एक सिक्का था। एक तरफ लक्ष्मी थी और घुड़सवार की आकृति थी, दूसरी तरफ इसका नाम लिखा था देवनागरी लिपि में, उसका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा था। इल्तमिश ने चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया। इल्तमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने? इल्तमिश ने चलाए। चांदी का टंका, तांबे का जीतल। बलबन चांदी का सिक्का जारी किया था, बलबन ने चांदी का सिक्का जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किया गया था। इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि की गई थी। गयासुद्दीन के टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की थी, ठीक है। टोकन करेंसी जारी की थी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी का नाम दिया था। इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक अधा या बिख नामक सिक्के जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अधा या बिख नामक सिक्के जारी किए थे। लगान व्यवस्था देखें तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की बटाइयों का उल्लेख मिलता है। बटाई, बटाई में क्या होता है? लगान निर्धारित करने की एक प्रणाली थी जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार से हिस्सा लिया जाता था। यह 3 प्रकार की होती थी। खेत बटाई, अब खड़ी फसल में ही कर निर्धारण हो जाता था। खेत बटाई का मतलब था खड़ी फसल है उसी में कर का निर्धारण हो गया, किसको कितना मिलेगा। लंक बटाई क्या था? अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच कर बंटवारा हो जाना था, ठीक है। लंक बटाई था कि अनाज से भूसा निकाले बिना, कट गई है फसल, अभी काट ली गई लेकिन भूसा नहीं निकाला गया और उसे भूसा निकाले बिना ही खेत में फसल का बंटवारा हो जाना लंक बटाई का था। रास बटाई क्या थी? रास बटाई में अनाज से भूसा निकालने के बाद सरकारी हिस्से का निर्धारण करना होता था। मुक्ताई, लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। मुक्ताई क्या थी? लगान निर्धारण की मिश्रित जो प्रणाली थी उसको मुक्ताई कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के माप के आधार पर कर का निर्धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या? भूमि के माप का ही फिर कर का निर्धारण किया, उसे मसाहत पद्धति कहा जाता था। क्या? मसाहत पद्धति। और गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही यही व्यवस्था बनी रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका प्रचलन खलासा एवं दोआबा क्षेत्र में था। विंध्य के दक्षिण में तथा बंगाल, मालवा एवं गुजरात में भी मसाहत प्रणाली का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। ये हो गया तुम्हारा सल्तनत कालीन के कुछ स्थापत्य अगर देख लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य था। कुतुब मीनार बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था ये, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो अधूरा काम था उसको पूरा करवाया। और इल्तुतमिश का मकबरा भी दिल्ली में बनवाया इसने। इल्तुतमिश ने खुद ही गंधक की बावली, महरौली ये भी बनवाया। गंधक की बावली,
महरौली दिल्ली में इसने ही बनवाया, इल्तुतमिश ने। बलबन ने लाल महल बनवाया दिल्ली में। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था ये बलबन का मकबरा। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया था। किसमें? बलबन के मकबरे में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया? अलाही दरवाज़ा बनवाया। श्रीनगर, दूसरी दिल्ली जिसे कहते हैं श्रीनगर, 1000 स्तंभ वाला महल बनवाया दिल्ली में। 1000 स्तंभ वाला महल बनवाया दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तुगलकाबाद का निर्माण करवाया और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया? जहाँ पनाह नगर बसाया दिल्ली में। ठीक, जहाँ पनाह नगर दिल्ली में बनाया। आदिलाबाद का किला बनवाया दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह कोटला नगर बसाया दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला नगर से दिल्ली में। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनवाया, अष्टकोणीय मकबरा का यह प्रथम उदाहरण है। और सिकंदर लोधी ने क्या बनाया? मोठ मस्जिद बनवाई दिल्ली में। सिकंदर लोधी ने ये काम किए। अगर अब विजयनगर के बारे में कुछ चीज़ें देख लें तो विजयनगर में सम्राट सबसे बड़ा था, उसके नीचे राज्य था जिसको मंडलम कहते थे, फिर जिला था जिसको कोट्टम या वलनाडु कहते थे, उसके नीचे फिर परगना था जिसे नाडु कहते थे, उसके नीचे मेला ग्राम था जो 50 गांव का समूह था, फिर ग्राम जिसे उर कहते थे। ध्यान रखना पूछा जाता है। साम्राज्य, इसके नीचे राज्य मंडलम था, फिर जिला था जिसे, ठीक है, राज्य को मंडलम कहते हैं, फिर जिला था जिसको कोट्टम या वलनाडु कहते हैं, फिर नीचे परगना आता था जिसको नाडु कहते थे, फिर मेला ग्राम 50 गांव का समूह, फिर ग्राम उर आता था, ग्राम को उर कहते थे। विजयनगर में देखिए विजयनगर के विदेशी यात्री थे, जैसे देवराय प्रथम के समय निकोलस कॉन्टी आया, ये इटली का था। देवराय प्रथम के समय निकोलस कॉन्टी आया, ये इटली का यात्री था। देवराय सेकंड के समय अब्दुल रज्जाक आया, ये ईरान से आया था। कहाँ से? ईरान से। देवराय सेकंड के समय अब्दुल रज्जाक आया, ईरान से आया। मल्लिकार्जुन, ये महुआन, ठीक, मल्लिकार्जुन से महुआन आया चीन से। मल्लिकार्जुन से महुआन आया चीन से। कृष्णदेव राय के समय एडवर्ड बारबोसा आया पुर्तगाल से। डोमिंग पायस आया पुर्तगाल से। तो कृष्णदेव राय के समय एडवर्ड बारबोसा आया पुर्तगाल से, डोमिंग पायस आया पुर्तगाल से। अच्युत देवराय के समय फर्नांडिज नूनीज आया पुर्तगाल से। अच्युत देवराय के समय फर्नांडिज नूनीज आया पुर्तगाल से। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी अगर देखें तो नायक क्या था? ये बड़े सेना नायक थे। नायक किसे कहते थे? बड़े सेना नायक को कहते थे। महानायकाचार्य किसे कहते थे? ग्राम सभाओं का निरीक्षक अधिकारी था महानायकाचार्य। दंडनायक कौन था? सैनिक विभाग प्रमुख तथा सेनापति था। दंडनायक कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति था। प्रधानी अथवा महाप्रधानी कौन थे? ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख थे। प्रधानी अथवा महाप्रधानी मंत्रिपरिषद के प्रमुख थे। रायसम कौन थे? सचिव थे। रायसम कौन थे? सचिव थे। कणिकम कौन थे? लेखाधिकारी थे। कणिकम कौन थे? लेखाधिकारी थे। अमरनायक कौन थे? सैन्य मदद देने वाला सामंतों का वर्ग था। अमरनायक कौन थे? ये सैन्य मदद देने वाले सामंतों का एक वर्ग था। अयंगार कौन था? अयंगार था जो वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी था। ये अयंगार वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी था। पलाईगार या पालीगर कौन थे? जमींदारों को कहते थे। पलाईगार या पालीगर कौन थे? जमींदार थे। स्थानिक कौन थे? मंदिरों की व्यवस्था करने वाला था ये। स्थानिक कौन थे? ये मंदिरों की व्यवस्था करने वाले थे। ठीक है, स्थानीय मंदिरों की व्यवस्था करने वाले थे। उसके बाद तुम्हारा सेनेंट ओवा। सेनेंट ओवा कौन थे? ग्राम का लेखाधिकारी था। सेनेंट ओवा कौन थे? ग्राम का लेखाधिकारी था। तलर कौन था? ग्राम का रखवाला था। तलर ग्राम का रखवाला। गौड़ कौन था? ग्राम का प्रशासक। गौड़ ग्राम का प्रशासक। अंतरिमार। अंतरिमार ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी भी था। ये भी अंतरिमार भी ग्राम प्रशासन का ही एक अधिकारी था। परुप, ठीक है, परुपत्यगार। परुपत्यगार राज्य या गवर्नर का प्रतिनिधि था। परुपत्यगार राज्य या राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि था। परुपत्यगार राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि था। अब कुछ विजयनगर साम्राज्य में कुछ रचनाएं थी, उनका देख लेते हैं रचनाकार। तो रचनाकार है तुम्हारे जैसे अल्लसीन, ठीक है, अल्लसीन पेडन्ना। अल्लसीन पेडन्ना इन्होंने लिखा था स्वरोचित संभव अथवा हरिकथा शरणम। हरिकथा शरणम। अल्लसीन पेडन्ना ने लिखा स्वरोचित संभव और हरिकथा शरणम। नंदनिम्मन। नंदनिम्मन ने लिखा परिजात हरण। नंदनिम्मन की रचना थी परिजात हरण। भट्टमूर्त की रचना थी नर सभु अलियम। नर सभु अलियम भट्टमूर्त की रचना। धुर्जटी। धुर्जटी की रचना है कालहस्ति महात्म्य। कालहस्ति महात्म्य रचना है धुर्जटी की। मल्लन की रचना है राजशेखर चरित्र। मल्लन की रचना है राजशेखर चरित्र। अच्युत रामचंद्र की रचना है सकल कथा सार संग्रह। अच्युत रामचंद्र की रचना है सकल कथा सार संग्रह।
जिंगली सुरन की रचना है राघव पांडे। जिंगली सुरन की रचना है राघव पांडे। तेनालीराम की रचना है पांडुरंग महात्म्य। तेनालीराम की रचना है पांडुरंग महात्म्य। तेनालीराम की पांडुरंग महात्म्य। ठीक है, ये हमारी रचनाएं हो गई। उसके बाद और देखें चमत्कार किसकी रचना है? चमत्कार चंद्रिका हत्थ की रचना है। ठीक है, रचनाकार चमत्कार इनकी चंद्रिका हत्थ रचना है। परिजात हरण विश्वेश्वर की है। ठीक है, परिजात हरण किसकी है? विश्वेश्वर की है। जामवंती कल्याण की रचना है कृष्णदेव राय की है। जामवंती कल्याण ये कृष्णदेव राय की, ध्यान रखना। प्रमुलिंग लीले किसकी रचना है? चामरस की। प्रमुलिंग लीले चामरस की है। और भचिंता रत्न मल्लनार्थ की है। भचिंता रत्न मल्लनार्थ की है। सत्येंद्र चोल कथे किसकी रचना है? मल्लनार्थ की है। तो भचिंता रत्न और सत्येंद्र चोल कथे, भचिंता रत्न सत्येंद्र चोल कथे मल्लनार्थ की रचना है। वीर स्वयंव्रत ये मल्लनार्थ की रचना है। वीर स्वयंव्रत भी किसकी? मल्लनार्थ की रचना है।